नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ये वीडियो हटके है। हटके मतलब क्या है कि ये जो है ना किसी ओलंपियाड के बारे में है। ये जो वीडियो है ना किसी स्कॉलरशिप के बारे में है। ये वीडियो ना जो है किसी बोर्ड के बारे में है। तो ये वीडियो क्या है, तो ये वीडियो में जो है खास तौर से हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जो 2024-25 में जो अगले सेशन वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो है हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं नवोदय विद्यालय के ऊपर। अब धीरे धीरे जो है आपको नवोदय विद्यालय के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। धीरे धीरे जो है आपको अब केंद्रीय विद्यालय के ऊपर, सैनिक स्कूल के बारे में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, इन सब के ऊपर भी जो है धीरे धीरे आपको अब वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। क्योंकि आपके बच्चा अगर कोई नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता है, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता है, मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो उन सभी के लिए जो है ये भी चैनल से मैं आप लोगों को जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाला हूं। अब इस वीडियो पे जितना रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे इसके ऊपर जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट यही है कि रिस्पॉन्स आना चाहिए आप सभी का, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जब तक अभी तक जो पढ़ाया है वो ओलंपियाड को पढ़ाया है, और ओलंपियाड में भी सेम वही है। मतलब क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक को मैंने पढ़ाया है ओलंपियाड में, और इसमें भी सेम वही है कि क्लास 6 में जो बच्चे रहते हैं 6 का एंट्रेंस देते हैं, इसमें 9th में भी होता है और 11th में भी होता है। तो खासतौर उन बच्चों के लिए जो 6 और 9 के लिए एलिजिबल रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो जो रहने वाला है वो जवाहर विद्यालय नवोदय विद्यालय के ऊपर ये रहने वाला है। नवोदय विद्यालय के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग जवाहर विद्यालय के नाम से जानते हैं। एडमिशन इसका प्रोसेस क्या है, क्लास 6 10th और यहाँ पे एक 11th क्लास में भी और जो है वैकेंसीज होती हैं। इसका सिलेबस क्या होता है, JNVS एग्ज़ाम जो होता है 2025 में हम लोग कैसे दे सकते हैं, कैसे भर सकते हैं फॉर्म, या इसके लिए जो है हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के ऊपर जो है ये बिल्कुल क्लास होने वाली है। और इनके ऊपर जो है हम लोग एक एक करके पूरी डिटेल में जो है हम लोग जानेंगे इसके ऊपर कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए ज़रा हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या जो है चीज़ें जो हैं इसमें कर सकते हैं। यानी इसमें जो नवोदय विद्यालय जो होता है, इसमें हमारे पास जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है 661 जो है नवोदय विद्यालय हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 661 जो है नवोदय विद्यालय हैं। यानी 661 में जो है आप सभी का जो है क्या होगा भाई, एडमिशन होगा। 661 टोटल जो है नवोदय विद्यालय हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना। अब इसमें कौन कौन जो है एलिजिबल हो सकता है, इसमें जो है कौन कौन जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसके लिए जो है हम लोग बात करेंगे और इसके लिए जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब इसके लिए कैसे बात करेंगे भैया कि इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए जो है कौन कौन एलिजिबल है, जरा ये हम लोग जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कक्षा 3री से 5वीं तक किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी सरकारी या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब ये आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि कक्षा 3री से 5वीं तक, यानी क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक जो है आप कहाँ पढ़े होने चाहिए, आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होने चाहिए। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो जो है आप इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो जो है आप इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। दूसरी बात, विद्यार्थी की उम्र जो होनी चाहिए वो 8 से लेके 12 साल तक होनी चाहिए। यानी जो भी स्टूडेंट होगा उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो उसका उम्र जो होना चाहिए वो 8 साल से लेके 12 साल तक के बीच होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता है। यानी
अगर आप सपोज डेट कि आप 5 क्लास में हैं, आप नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि मैं अगले साल भी दे सकता हूं क्या? तो नहीं भाई, आप अगले साल नहीं दे सकते हैं। यानी एक विद्यार्थी एक बार ही एग्जाम देगा। तो यहाँ से जो भी पॉइंट लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया कि विद्यार्थी जो है क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक कहाँ पढ़ा होना चाहिए? सरकारी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। विद्यार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 8 से लेके 12 साल तक होनी चाहिए। और विद्यार्थी जो है दोबारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए जरा हम लोग कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। और अगला पॉइंट जो है आप सभी के लिए ये है कि जो भी बच्चे जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं उन लड़कों को फीस लगती है जिनका परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी एक गरीबी रेखा होती है, अगर आपके पेरेंट्स गरीबी रेखा से ऊपर है तो जो जनरल होते हैं और ओबीसी वाले होते हैं उनको कुछ पैसा जो है देना पड़ता है फीस के तौर पे। फीस के तौर पे आपको जो है कुछ पैसे जो है लगेंगे भाई, अगर आपके पेरेंट्स जो है गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर है। ठीक है, अब 600 रुपये प्रति माह जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, ये पॉइंट जरा याद रखिएगा और इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जिनके पेरेंट्स यानी जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में है उनको 1200 रुपये देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं भैया? 1200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये फीस हो गया 600 रुपये प्रति माह जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, ये तो नहीं वाला हो गया। और कोई बोलेगा कि भैया मेरे पेरेंट्स जो है वो क्या है? सरकारी नौकरी करते हैं, मेरी मम्मी जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, तो क्या करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों का जो फीस लगेगा वो 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, सॉरी 1200 नहीं 1500 रुपये है ना, बाई मिस्टेक मैंने 1200 बोल दिया। 1500 रुपये प्रति माह जिनके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक है, तो जिनके माता पिता भाई सरकारी नौकरी करते हैं उनको कितना देना पड़ेगा? 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1500 रुपये किनको देने पड़ेंगे? जिनके माता पिता जो है कोई सरकारी नौकरी करते हो। क्लियर है भाई? तो जिनके पेरेंट्स जो है कोई सरकारी नौकरी करते हैं उनको 1500 देने पड़ेंगे, जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे। जर्नल और ओबीसी वालों को भी फीस लगेगी अगर आपकी फैमिली गरीबी रेखा से ऊपर है तो। क्लियर है भाई? यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यानी हम लोग जो है एग्जाम जो है वो किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, एग्जाम जो होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, या एग्जाम जो मेरा पेपर होगा है ना, पेपर जो होगा वो पेपर जो होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे एक भाषा होगी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा होगी आपकी हिंदी, और तीसरी जो भाषा होगी आपको इंग्लिश होगी। अब ये क्षेत्रीय भाषा क्या होती है सर जी? मान लो हम बिहार से हैं तो क्या पेपर हमारा भोजपुरी में आएगा? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो कोई बोलेगा कि अरे सर हम तो भैया बिहार में जो है समस्तीपुर से रहते हैं, हमारा बिहार में जो है भैया हम भागलपुर से रहते हैं, तो का हमारा भाषा में ऐसा आएगा कि की करे है, की करे छे, या भोजपुरी में अगर हम देंगे तो ये आएगा कि का हाल बा? ऐसे नहीं होगा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है कि आपके रीजन में जो भाषा बोली जाती है। अब देखो कि क्या है कि बिहार में तो भोजपुरी बोली जाती है, बट क्या होता है कि बिहार में हिंदी में पेपर आएगा, ना कि भोजपुरी में आएगा। यही अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पंजाब में चले जाएंगे, तो पेपर किस में आएगा? पंजाबी लैंग्वेज में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब अगर हम लोग साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा या तो कन्नड़ होगी या तेलुगु होगी, ये है ना, यही भाषा होती है ना, कन्नड़ या तेलुगु। तो उसमें होगा आपका क्षेत्रीय भाषा। 3 पेपर होंगे। अगर हम उड़ीसा में चले जाएं तो क्या होगा सर जी? एक उड़िया लैंग्वेज होगा, एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा। वेस्ट बंगाल में अगर चले जाएं तो एक बांग्ला होगा, एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा। तो ये कहानी होगा। अब मुझे जरा ये बताइए कि अगर हम लोग बंगाल में रह रहे हैं, अगर बंगाल में चले गए तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा जो होगा बांग्ला होगा और साथ के साथ आपका इंग्लिश में आएगा। वही अगर हम लोग उड़ीसा में चले जाएंगे तो आपका उड़िया भाषा जो होगा उड़ीसा, साथ के साथ आपको इंग्लिश में भी पेपर आएगा। तो ये हमारा हो गया कहानी खत्म कि भैया भाषा जो है कि किस किस लैंग्वेज में हम लोगों का एग्जाम पैटर्न होगा और किस किस लैंग्वेज में जो है हम लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो है आप सभी के लिए है SC और ST छात्रों के लिए आरक्षण क्या क्या है ना। आरक्षण पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो है आरक्षण जो है किसको किसको कितना मिलने वाला है। तो SC और ST छात्रों के लिए आरक्षण SC के लिए 15% होता है, SC के लिए जो है
एसटी के लिए जो है 7.5% होता है, और 3% सीटें जो है दिव्यांगों के लिए जो है आरक्षित रहती है। तो एससी और एसटी कोटा की ही बात की गई है। ओबीसी का भी कुछ होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि ओबीसी का कितना होता है। तो एससी और एसटी का भी जो है कुछ क्या होता है, आरक्षण होता है, जिसमें आपको जो एससी कैटेगरी से हैं उनको 15%, एसटी कैटेगरी से जो है उनको 7.5%, और 3% जो है सीटें दिव्यांगों के लिए जो है क्या रहती हैं, वो आरक्षित रहती हैं। क्लियर है भाई? यहाँ से तो ये आपको सीट वाला मामला जो है ये समझ में आ गया, और सीटें वाली कहानी जो है ये आपको यहाँ से समझ में आ गई हैंगे। ठीक है, जब ये आपको कहानी समझ में आ गई है तो हम लोग जरा अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगले स्लाइड पे जाने के बाद जरा ये स्लाइड देखते हैं कि भैया लड़की जो है उसको क्या मिले, जो लड़का है उसको क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। मतलब क्या है कि 1/3 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं, लड़कियों के लिए सीटें हैं। अब आपका एक सवाल आएगा कि इसमें सीट कितनी होती है ना। क्लास अगर हम लोग 6 के लिए एलिजिबल है तो उसमें सीट कितनी होती है, तो भैया इसमें सीट जो होती है वो ओनली 80 होती है, 80 सीट होती है। अब 80 का 1/3 निकाल लीजिए, उतनी लड़कियां इसमें जाएंगी। 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा भरी जाती हैं, यानी 75% जो सीटें होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो ग्रामीण क्षेत्र के, यानी जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए 75% सीटें जो है रिजर्व रहती हैं, यानी उनको सबसे पहले वहां भरा जाएगा, उसके बाद ही किसी और को वहां पे एंट्री दी जाएगी। समझ में आ गया? 75% ग्रामीण लोगों को और 25% किसको, शहरी क्षेत्र वाले जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है। और यहाँ से 1/3 सीटें जो होती हैं गर्ल्स के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, अगर 1/3 सीटों की बात अगर हमने कर लिया है तो जरा आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि भैया सीट कितनी होती है, तो हम आ गए अब सीट पे। अब आगे हम लोग इसका चयन कैसे होता है, इसमें अब आ गए कि इसकी प्रक्रिया जो है वो किस तरीके की होती है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सबसे पहले 80 विद्यार्थियों का चयन हर वर्ष 6ठी क्लास में होता है। कौन सी क्लास में होगा भैया? 6ठी क्लास में होगा। यानी अगर आप 5th क्लास में हैं तब जो है आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट जो भी होता है वो टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक साल कितने सीटें होती हैं, 80 सीटें होती हैं, जो कि 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए होती है जो 6ठी क्लास में जाते हैं। ठीक है, JNVST के माध्यम से ये चयन होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट होता है। क्लास 9th और 11th में भी नामांकन होता है। जरा इस मुद्दे पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे कि क्लास 9th और 12th के 11th के लिए क्या होता है। तो जैसे क्या होता है कि 80 बच्चों का सिलेक्शन तो हो गया, वो 6ठी क्लास में चले गए, 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का एक और सवाल होगा कि इसमें जब हम लोग पढ़ाई करेंगे वो कौन से लैंग्वेज में होगा, अभी आगे आएंगे उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। तो 9th और जो 11th है हमारा, उसमें भी सीटें क्या होती हैं, उसमें भी एडमिशन होता है। अब ये एडमिशन कैसे होता है, तो इसमें एडमिशन इस तरीके से होता है कि मान के चलिए कि यहाँ पे जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से 80 का तो एडमिशन हो गया। अब मान के चलिए इन केस कोई बच्चा जो है स्कूल छोड़ दे, कोई बच्चा बोले कि हम आगे नहीं पढ़ेंगे इसमें, कोई बच्चा बोले कि भैया हमारे या माता पिता जो हैं वो किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, या कोई अपना नामांकन रद्द करवा ले, या कोई अपना नाम कटवा ले, तो उस केस में क्या होता है कि क्लास 9th में भी एडमिशन होता है और क्लास 11th में भी एडमिशन होता है। और ये किस केस में होता है, जब कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, यानी कुछ सीटें जो हैं क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं उस केस में जो है आपका 11th में भी होगा और आपका 12th में भी जो है एडमिशन होगा। कुल 80 सीटें निर्धारित होती हैं, यानी आपके पास टोटल जो सीट है वो 80 सीटों की लड़ाई होती है यहाँ पे। अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है, अगर आपका सही से आप जो हैं चीज़ों को कर पा रहे हैं, इसका सिलेबस वगैरह भी सब मैं डिस्कशन करूँगा, बट आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा जो है प्यार देना है, इस वीडियो को थोड़ा सा जो है सपोर्ट करना है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं पहली बार लेके आ रहा हूं और हो सकता है तो इसी के ऊपर अब हमारी क्लास जो है चलेगी। एक तरफ ओलंपियाड रहेगा और एक तरफ ये नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल, जो भी आप जिस चीज़ से
फील्ड से हैं उस फील्ड के लिए प्रिपरेशन जो है एकदम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कहानी कि क्या क्या है। तो यहाँ पे जो सीटें होती हैं, कितनी सीटें होती हैं भैया, तो यहाँ पे जो सीटें होती हैं वो 80 सीट होती हैं। 80 सीटों के लिए जो है नामांकन कराया जाता है। क्लास 11th और 9th में भी जो है एडमिशन होता है। ये किस वजह से होता है, कुछ सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उस केस में जो है क्या होता है, उस केस में जो है हमारे पास कुछ एडमिशन भी होते हैं। तो 9th और 11th में भी एडमिशन होता है। कुल 80 सीटें निर्धारित की जाती है। इसका जो टेस्ट माध्यम होता है वो कौन कराता है, JNVST जो है वो इसका टेस्ट करवाता है। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे कुछ और चर्चा जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है कुछ छोटी छोटी लड़कियां भी होंगी। तो लड़कियों के लिए क्या होता है, लड़कों के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे आइए, लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं जो क्लास 5th में पढ़ते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उनका भी एडमिशन जो है हम लोग कहाँ करवाएं, नवोदय विद्यालय में करवाएं, तो उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये कब नहीं देने की जरूरत है, जब इनका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि कुछ फीस लेके बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, और वो भी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं भैया अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बेहतर से बेहतर देगा। बट फिलहाल के लिए मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलेंगी, पसंद आएगी तभी जाके जो है क्या है, आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़िएगा, मेरे साथ मेरे एप्लीकेशन पे जुड़िएगा। पसंद आने के बाद, अभी नहीं जुड़ना है। आगे की कहानी जरा सुन लेते हैं क्या है। SC और ST कैटेगरी को किसी भी विद्यार्थी को फीस नहीं लगती है। सबसे पहले किसको किसको फीस नहीं लगेगी, लड़कियों की फीस नहीं लगेगी। SC ST कैटेगरी से हैं तो फीस नहीं लगेगी। BPL परिवार के बच्चों की भी फीस नहीं लगती है। समझ में आया। 3 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको भैया फीस देना ही नहीं है। आपको क्या नहीं देना है भैया, फीस नहीं देना है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, कि मेहनत अगर आपका हो जाएगा तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको फीस नहीं देनी है। किसको किसको फीस नहीं देनी है, सुनिएगा जरा। लड़कियों को फीस नहीं देनी है। SC ST कैटेगरी वाले हैं, फीस नहीं देनी है। अगर आपका BPL कार्ड वगैरह है, अगर आप BPL कार्ड वगैरह के अंतर्गत आपका नाम है, आपके फैमिली का नाम है, तो आपको फीस नहीं देनी है। तो फीस देनी किसको है, सरकार। तो फीस बस देनी है 2 कैटेगरी के लोगों को, एक जनरल वाले को और एक OBC वालों को। और जनरल और OBC वालों को भी मैंने बताया कि फीस जो है कैसे कैसे लगता है। अगर आपका फैमिली गरीबी रेखा के नीचे है तो भी आपका फीस नहीं लगेगा, आप जनरल हो या OBC हो। अगर आपका फैमिली गरीबी रेखा से ऊपर है तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको 1500 रुपए देने हैं, जो कि आज के डेट के हिसाब से कोई भी ज्यादा रकम नहीं है ना। 600 रुपए महीना भैया, वो तो प्राइवेट में जाओगे तो 2500 3,000 रुपए महीना लेके पढ़ाते हैं। तो इसमें ज्यादा फीस की कोई बात नहीं है। अब ये पढ़ाई का माध्यम जरा सुन लेते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पढ़ाई, अगर मान लीजिए हमारा एडमिशन हो गया तो हम पढ़ेंगे किस लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए हमारी बिटिया का एडमिशन हो गया तो हमारी बिटिया जो है कौन से लैंग्वेज में पढ़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां जाएगी तो फराटेदार एकदम इंग्लिश बोलने लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि वहां जाएगी तो कोई और ही लैंग्वेज में बात कर रही है। ऐसा नहीं होगा आपकी बिटिया के साथ। तो आपका पढ़ाई का जो माध्यम होगा यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्लास 8वीं तक, है ना, क्लास 8 तक जो पढ़ाई का माध्यम होगा वो आपका हिंदी मीडियम होगा। क्या होगा भैया, हिंदी मीडियम होगा। क्लास 8 तक जो पढ़ाई होगी क्या होगी भैया, हिंदी मीडियम में होगी। और क्लास 8 के बाद यानी 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये जो पढ़ाई होगी वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। किस मीडियम में हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। अब ये हिंदी मीडियम का मतलब ये कि आपको सारी चीज़ें हिंदी में रहेगी। अब ऐसा नहीं कि आपके इंग्लिश पे जोर नहीं दिया जाएगा, आपकी इंग्लिश कमजोर रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको इंग्लिश पे भी जो है क्लासेस होंगी वहाँ पे, बट आपका जो माध्यम होगा वो हिंदी माध्यम होगा। कब तक, क्लास 8वीं तक, यानी 6ठी में आपका एडमिशन होगा। 6ठी, 7वीं और 8वीं 2 साल जो है आपको पढ़ना है। 2 साल 3 साल जो है आपको हिंदी मीडियम पढ़ना है। उसके बाद 9th से जो है आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 9th से जो है आपको इंग्लिश मीडियम में रह के जो है अपनी तैयारी यानी अपनी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में करनी पड़ेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर आप क्लास 8 में हैं, क्लास 6 में है, 7 और 8 जो है हिंदी मीडियम, 11th 12th जो भी जाइएगा, 9th 10th 11th 12th आपको इंग्लिश मीडियम। तो दोनों लैंग्वेज, दोनों
आपको भाषा जो है आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में जो है आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है ये कैसा लगा, ये मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखो इस टाइप के जो है मैं पहली बार जो है अपने चैनल पे लेके आया हूँ। आपको मैंने बोला है कि आप थोड़ा सा मेरे को जो है सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग जो थोड़ा सा जो है इस वीडियो को प्यार दुलार दीजिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और इस टॉपिक के ऊपर और ढेर सारी वीडियो मैं लेके आऊँ। आपकी छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो डाउट है उनको हम लोग अच्छे से बेहतर से कंप्लीट कर पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर सही में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारा एप्लीकेशन है, अभी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लूँगा, टेंशन मत लीजिए। अभी पहले आपको सारी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद जो है हम लोग फरवरी या मार्च में जो है स्टार्ट करेंगे और एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी का एक्सपर्ट हूँ, पिछले 7 सालों से यही करा रहा हूँ, जिसको हम लोग मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स कहते हैं, जो कि आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, मैथ वाला पार्ट है ना। हमारे साथ 1-2 टीचर और जुड़ेंगे जो कि आपको प्रॉपर इंग्लिश और प्रॉपर जो है जीके जीएस मतलब टोटल जो होगा आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू जो है तैयारी हो जाएगी और टोटल जो है आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वंस अगेन चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा जरूर दबाइएगा भैया। ये वाला देखिए इधर छोटू सा है घंटा, इसको दबा दीजिएगा और ये रेड वाला दबा दीजिएगा और वीडियो को ये थम्स अप कर दीजिएगा। लो भैया टक से ने दबाया, सब्सक्राइब किया ढंग से ने, बिल का यार टन है ना, और आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।